नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चयन मंत्रा पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आपकी पढ़ाई अच्छी चले तो इसी के लिए जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि आपको जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है उन सबको कंप्लीट कराया जाएगा। तो हमने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी डाल चुके हैं अपने चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज कंटिन्यू करते हैं हमारा पार्ट 2। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और देखिए, स्कीम्स में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को पता चले कि हाँ भाई, आपको इतना क्वालिटी कंटेंट, इतना इनरिच कंटेंट जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है वो आपको फ्री में मिल रहा है। फ्री में मिल रहा है और आपको पीडीएफ सब कुछ मिलेगा इसका। एंड सेकंड थिंग है कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा फर्स्ट वाला वीडियो जो है वो जरूर देखें, क्योंकि देखिए ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि आपको क्या, ये स्टैटिक टॉपिक्स हो गए। अब स्कीम आज आई कल तो चेंज हो नहीं जाएगी, ये तो सालों साल तक चलती है, भले ही गवर्नमेंट चेंज हो या ना हो। थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आपको गवर्नमेंट स्कीम्स को तो अच्छे से पढ़ना है और आपको जितने भी एग्जाम्स है उसमें सब में आपको ये काम आने वाली है। तो आपको रिकमेंडेशन है कि आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। और देखिए, मैं इसमें बताने वाला हूं, जो मैंने पार्ट 1 है ना उसमें आपको एक और प्लस पॉइंट मिलेगा कि मैंने आपको उसमें बताया है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है। इनको भी बहुत अच्छे से डिटेल्ड में बताया आपको। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो हमारी पहली स्कीम है, पहले ले लेते हैं आपके लिए पेन, और जैसा कि हम अक्सर लेते हैं रेड कलर का ही पेन लेंगे इसमें। तो देखिए, पहली हमारी स्कीम का नाम है जल जीवन मिशन। अब जल जीवन मिशन के अंदर क्या है, जिसको बोलते हैं हर घर जल, यानी कि वाटर टू एवरी हाउस होल्ड स्कीम का नाम है। इसके अंदर क्या है, जो हमारे रूरल हाउस होल्ड है, यानी कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण घर हैं, उनमें हर रोज टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कराना, यानी कि हर रोज पानी आ सके, कितना 55 लीटर तक। तो इसके लिए स्कीम को लॉन्च किया गया था, जो कि आप सारा कुछ देख सकते हो, कितना 55 लीटर पानी, टैप वाटर कनेक्शन। टैप वाटर मतलब टैप वाटर वहां पे अवेलेबल हो, जरूरी नहीं है कि हर जगह नल हो या सब कुछ हो। तो इसलिए टैप वाटर पानी हर किसी के यहाँ पे आ सके, उसके लिए टैप वाटर कनेक्शन दिए जाएंगे। और 2024 तक सबको कनेक्ट करना है रूरल हाउस होल्ड के अंदर, क्योंकि आपको पता है अर्बन, अगर हम अर्बन की बात करें तो वहां तो ऑलरेडी इतनी स्कीम्स हैं जो चल रही हैं। और देखिए, स्टेट उनके लिए काम कर भी रही है। तो सेंटर का मेन मुद्दा है रूरल हाउस होल्ड को कवर करना। और बात करें इसकी, तो जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है हमारी, जो उसकी नोडल एजेंसी रहने वाली है, मिनिस्ट्री होने वाली है, जो उसको इंप्लीमेंट करवाएगी। और अगर आगे बताऊं तो ये क्या है, ये टोटली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, यानी कि ये क्या है, सेंटर ने इसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, इसको क्या स्पॉन्सर्ड किया है। जैसे कि क्या है, उसके अंदर कुछ टारगेट्स बताए हैं, जो मैंने आपको बताया है कि जो हमारी हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होने वाली हैं, उसमें 90% खर्चा कौन करेगी, सेंटर करेगी, और 10% करेगा आपका स्टेट, याद रखिएगा। और अगर बात करूं तो 50-50 किसके लिए है, जो अदर स्टेट्स के लिए है, और यूटीज के लिए 100% है। ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे कैसे क्या है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगस्त 2022 में गोवा, दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को क्या है, फर्स्ट हर घर जल सर्टिफिकेट यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिल चुका है। क्वेश्चन में आ चुका है, पूछा जा चुका है कि इंडिया के कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसको हर घर जल का सर्टिफिकेट मिल चुका है। यानी कि यहाँ पे हर घर पे अपना एक टैप वाटर कनेक्शन है, क्या है, टंकी से पानी आता है। तो ये भी अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। नेक्स्ट अगर मैं आगे बात करूं आपसे, अब थोड़ा बात कर लेते हैं स्टैटिक्स की, यानी कि कैसे क्या है क्या नहीं। तो देखिए, इसका अगर हम बात करूं तो जब ये 2019 में लॉन्च की गई थी तो इसके अंदर क्या था कि सिर्फ कितने 3.23 करोड़, यानी कि जो हमारी रूरल हाउस होल्ड ने जितना भी है उसका 16.8% के पास में क्या था, टैप वाटर कनेक्शन था। लेकिन 30 जनवरी 2024 को इसमें क्या 10 करोड़, यानी कि 10 क्या ऑलमोस्ट 11 करोड़ लोगों को और जोड़ा गया है, जिसके बाद में टोटल नंबर कितना हो जाता है, टोटल नंबर हो जाता है 14.21 करोड़। यानी कि 14.21 करोड़ जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं, रूरल हाउस होल्ड्स हैं, उनके पास में अपना टैप वाटर कनेक्शन है, जिनको दिन का 55 लीटर पानी मिल जाता है। कम ज्यादा हो सकता है लेकिन मिल जाएगा, ये अच्छे से याद रखना, बिल्कुल मत भूलना। यानी कितना कि अगर हमारा टोटल रूरल हाउस होल्ड की बात करें हम, तो जो हमारा टोटल रूरल हाउस होल्ड है उसका 73%, मोर देन 73% के पास में खुद का टैप वाटर कनेक्शन, यानी कि पानी आसानी से मिल जाता है। बस आपको इतना याद रखना है, ज्यादा कुछ मत करना। शॉर्ट फॉर्म में जेजेएम बोलते हैं इसको, जल जीवन मिशन। बिल्कुल अच्छे से एकदम कंठस्थ कर लो इस चीज को। नेक्स्ट अगर अगली स्कीम की बात करूं तो हमारी अगली स्कीम है पीएम किसान। तो देखिए, पीएम किसान का सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखो। इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके अंदर क्या है कि जो हमारे इंडिया के मार्जिनल एंड स्मॉल जो हमारे वो है फार्मर्स हैं, उनको हर साल 6,000 रुपए का एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा साल में, मतलब 3 बार में मिलेगा, 2-2 हजार का इंस्टॉलमेंट, ये भी याद रखिएगा। अब
इसकी बात करूं तो ये क्या है, ये फुल्ली सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि इसका जो 100% फंडिंग है, 100% फंडिंग किसकी है, 100% फंडिंग सेंटर के द्वारा आ रही है। अच्छे से याद रखना, जो हमारा 2019 का बजट था उसके अंदर पीयूष गोयल ने द्वारा इसमें इसको क्या है अनाउंस किया था, और उसके बाद में क्या हुआ था 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री जी ने इसको गोरखपुर उत्तर प्रदेश से वहां से लॉन्च कर दिया गया था, जिसके अंदर क्या है कि 2000 रुपए 1 करोड़ फार्मर्स के अकाउंट में डाले गए थे। इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसका एलोकेशन की अगर मैं बात करूं तो कितना 75,000 करोड़ रुपए है। ये भी बहुत अच्छे से याद रख लेना, एकदम बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। अब नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, आप कहोगे कि मार्जिनल फार्मर और ये सब क्या होते हैं, तो देखिए सिंपल सा डेटा बताता हूं आपको, यहां पे भी पेन। तो देखिए हमारे यहां 5 कैटेगरीज में बांटा गया है, यानी कि ऐसे एक होते हैं मार्जिनल फार्मर, एक होते हैं मार्जिनल फार्मर, फिर अगले होते हैं स्मॉल फार्मर, फिर होते हैं एक सेमी मीडियम, इसके बाद में आपके आते हैं मीडियम, उसके बाद आते हैं लार्ज। अब ये 5 कैटेगरी तो हो गई। कैसे? अब ऐसे फार्मर जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर, जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड है, जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड है उनको हम बोलते हैं मार्जिनल फार्मर। और स्मॉल फार्मर उनको बोलते हैं जिनके पास 1 से लेके 2 हेक्टेयर लैंड है, उनको बोलते हैं स्मॉल। और अगर इसकी बात करें हम तो इसमें होती है 2 से लेके 4 हेक्टेयर जिनके पास में लैंड, जो लैंड होल्ड करते हैं उनको सेमी मीडियम बोलते हैं। और अगर इसमें आप 4 से 10 हेक्टेयर को ऐड करोगे तो ये हो जाते हैं आपके मीडियम फार्मर। और जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है उनको बोलते हैं हम क्या, लार्ज फार्मर। और आपको पता है कि ये किसको दिया जा रहा है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को दिया जा रहा है, क्योंकि इनके पास में नेगोशिएशन पावर उतनी नहीं होती, इसलिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। क्योंकि जो लार्ज फार्मर है वो तो कैसे भी अपनी जो रिक्वायरमेंट है, अपना जो भी उन्होंने फसल में पैसा लगाया वो कैसे भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज लैंड को वो होल्ड करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपसे आगे बढ़ूं, अब बात करते हैं इस स्कीम के बारे में जो पीएम किसान सम्मान निधि है। और देखिए जैसा कि मैंने कहा कि जो स्कीम्स है ना इंटरकनेक्टेड है। अब देखिए जो पीएम किसान सम्मान निधि जो स्कीम है, इसके अंदर जो 2-2 हजार रुपए हर 4 महीने के गैप में आते हैं 3 बार। ये कैसे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के थ्रू। और डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर की अगर मैं बात करूं तो ये किस स्कीम ने, यानी कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ था किस स्कीम के थ्रू हुआ था, आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हर किसी के जो अकाउंट खोले गए थे, जो रुपए डेबिट कार्ड दिया गया था वो किस स्कीम के अंडर दिया गया था। वो भी एक नेशनल, मतलब जो हमारा इंडिया का नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन मिशन था वो। नेक्स्ट अगर बात करूं तो जो पीएम किसान की तर्ज पे ही सेम स्कीम्स हैं जो स्टेट है वो अपने लेवल पर चलाते हैं। जैसे कि रायदू बंधु स्कीम है जो तेलंगाना की है, इसके अंदर क्या होता है कि हर साल 10,000 रुपए दिए जाते हैं किसान को। याद रखिएगा जो फार्मर्स है उनको 10,000 रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, स्टेट देता है अपनी तरफ से। ये याद रखिएगा, सेंटर तो दे ही रहा है उसके अंदर पीएम किसान के, ये अलग से देते हैं। अच्छे से याद रखना, इस चीज को मत भूलना। और 2 इंस्टॉलमेंट यानी 5,000 रुपए के उसमें आएगी। अगली है हमारी अन्नदाता सुख भवा, अन्नदाता सुखी भवा। इसके अंदर क्या है, ये आंध्र प्रदेश की वो है आपकी क्या है स्कीम है। इसके अंदर जो पीएम यानी कि ऐसे फार्मर जो पीएम किसान के अंदर बेनिफिट उठाते हैं उनको 9,000 रुपए अलग से देगा ये स्टेट, तो कितना 15,000 हो गया। अब ऐसे कुछ फार्मर्स हैं जो किसी भी डिस्क्रिपेंसीज की वजह से या कोई भी किसी की वजह से जो पीएम किसान के अंदर बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको टोटल 15,000 रुपए कौन देगी, आंध्र प्रदेश की स्टेट देगी। और इसी की तरह है उड़ीसा ने स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है कालिया। याद रखिए स्कीम का नाम क्या है, कालिया। ये क्या करेंगे, 5,000 पर एनम, 5,000 पर एनम पर फार्म ओवर द 5 सीजन, 5 सीजन तक देंगे, मतलब मेन मोटा है 5,000, याद रखिएगा। तो आपको ये अलग से पता चल गया, एक के साथ में आपको देख लो 3-4 स्कीम्स के बारे में पता चल गया, और ये क्वेश्चंस में आता ही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आपके लिए, तो अगली स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो हमारी अगली स्कीम है उड़ान। उड़ान मतलब उड़ान का फुल फॉर्म आ सकता है आपका, उड़ान से समझ रहे हो ना, उड़े देश का आम नागरिक, ये आपका फुल फॉर्म है, अच्छे से याद रखिएगा। अब इस स्कीम का मेन मोटो क्या है, वो देखिए आपसे सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाता है, डेट बाद में भले ही पूछ ली जाए, मेन पूछा जाएगा कि ये जो स्कीम है किससे रिलेटेड है। तो उड़े देश का आम नागरिक मतलब इससे क्या है, नाम से क्लियर हो रहा है, जो हमारे देश का आम नागरिक है वो क्या इजीली फ्लाइट्स को एक्सेस कर सके, उसकी टिकट ले सके। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारी जो टिकट्स हैं, एयर टिकट्स हैं, और जो हमारी एयरलाइंस है उनको क्या है, हमें इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, उनको हेल्प करनी पड़ेगी। तो इस स्कीम के अंदर वही किया जाता है कि जो हमारी डोमेस्टिक फ्लाइट है,
क्वेश्चन ये हो सकता है कि इंटरनेशनल है या डोमेस्टिक के लिए है। ये याद रखना ओनली डोमेस्टिक के लिए है, जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए, जिससे टिकट के प्राइसेस कम हो और अल्टीमेटली जो हमारे आम लोग हैं, जैसे हम जैसे आप लोग हैं, वो इजीली ट्रेवल कर सकें बाय एरोप्लेन। तो सेम है, इसके फेजेस लॉन्च हुए। जो इसका लेटेस्ट फेज है वो उड़ान 4.1 है। अच्छे से याद रखना क्या मतलब है, रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाना। फुल फॉर्म में आ सकता है, उड़ान को दूसरे नाम से जाना जाता है RCS, यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, इस नाम से भी जाना जाता है। 2016 में जो हमारे अंडर सर्विस्ड रूट हैं, उनको अपग्रेड करने के लिए। अच्छे से याद रखिएगा, एम क्या है, अफोर्डेबल, इकोनॉमिकली वायबल, प्रॉफिटेबल फ्लाइट बनाने रीजनल रूट्स, जिससे कि क्या है, कॉमन मैन यानी कि जो कॉमन पीपल हैं स्मॉल टाउन्स में वो ट्रेवल कर सके। अच्छा याद रखना बिल्कुल। अगर मैं और बताऊं आपसे, नॉट ओनली एरोप्लेन्स, यानी कि जब स्टार्टिंग में हुई थी तो हमारे एयर रूट्स को शामिल किया गया था, उसके बाद में इसमें स्मॉल एयरपोर्ट्स, और अगर बात करें हेलीपैड, सी प्लेन रूट्स, जो आपको देखा ना सी प्लेन रूट, जो हमारा साबरमती रिवर फ्रंट है वहां पे भी सी प्लेन रूट चालू कर दिया गया है, तो उनको भी ऐड किया गया। मेन मोटो है कि जो लोग हैं वो आराम से ट्रेवल कर सके, उनके पास एटलीस्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर आगे बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इसकी क्या नोडल एजेंसी है जो उसका पूरा देखेगी। सिंपल लगाओगे कि जब उड़ान से रिलेटेड है, एरोप्लेन से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ही इसमें काम में आने वाली है। नेक्स्ट अगर फर्दर बात करते हैं इसके बारे में, जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था तो इंडिया में टोटल 486 एयरपोर्ट्स थे। अब ये छोटे मोटे यानी कि जो एक सिंगल पट्टी भी है उन सबको लगा के 486 एयरपोर्ट्स थे, जिसमें से क्या है 27 यानी कि 27 बहुत अच्छी कंडीशन में थे, बाकी के सब बेकार थे, यानी कि एकदम जर्जर हालत में थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेटा अक्टूबर 2023 तक 149 ऑपरेशनल हो चुके हैं, जिसमें कि क्या है 30 सिविल एविएशन के अंदर आते हैं जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स को डील करते हैं, 12 कस्टम और 160 डोमेस्टिक के अंदर है। अब ये बेसिक डेटा हो गया। इस स्कीम के अंदर सरकार का ये टारगेट है कि आने वाले टाइम में जो बहुत ही कंजस्टेड एयरपोर्ट्स है, जैसे मुंबई का हो गया, दिल्ली के हो गए, तो यहाँ पे क्या और एयरपोर्ट्स बनाए जाएं, जैसे कि दिल्ली में तो पॉसिबल है नहीं बनना, तो इसके लिए क्या जेवर में एयरपोर्ट बनना है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा के बराबर में जो बन रहा है। तो ऐसे ही और एयरपोर्ट्स बनाने की बात हुई है, जिसमें क्या होगा कि 6 बड़े बिग एयरपोर्ट 2030 तक बनाए जाएंगे, 15 2040 तक, और 2047 तक टोटल 30 एयरपोर्ट्स हो जाएंगे और ज्यादा, यानी कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स को डील करेंगे, जो अभी कंजस्टेड हो रखे हैं उनसे ट्रैफिक थोड़ा कम होगा। नेक्स्ट, तो आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी उड़ान स्कीम क्या है। नेक्स्ट अगली स्कीम है हमारी पीएम गति शक्ति। अब देखिए पीएम गति शक्ति स्कीम के बारे में मैं आपको बताऊं, इसको ना बहुत सालों से पेंडिंग में थी। पीएम गति शक्ति का सिंपल मतलब है कि हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फ्यूचर रेडी बनाया जाए, फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनाया जाए, जिससे हमारी क्या जीडीपी ग्रोथ रेट हो और हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो बहुत अच्छी तेजी से चले। हालांकि हम इंपोर्ट तो करेंगे नहीं, अच्छा हमें करना भी नहीं है, हमें क्या एक्सपोर्ट अच्छा करना है। ये क्या एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी स्कीम है, अच्छे से याद रखना है इस चीज को। प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति, जिसे और दूसरे नाम से जाना जाता है नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। सबसे पहले तो ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी समझ लेते हैं। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर एक पोर्ट पे या एक जगह पे कोई कार्गो यानी कोई शिपमेंट आया, तो वहां पे क्या उसके पास में डिफरेंट मोड्स हैं उन सामान को ले जाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए एक जगह पे सामान आया वायर रोड, क्या वहां से वो एरोप्लेन के थ्रू भी जा सकता है, क्या वहां से वो सी रूट के थ्रू भी जा सकता है। अगर ये सारी चीजें एक जगह पे उपलब्ध है तो हम उसको मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बोलते हैं, यानी कि कई तरह के काम एक साथ में हो सके और वहां पे सुविधा भी हो इन चीजों की। याद रखिएगा क्या है भाई साहब, इसका अगर पैसे की बात करें 100 लाख करोड़ यानी कि 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर इतनी इसकी कॉस्ट होने वाली है, जो डिफरेंट तरीके से खर्च की जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ाएगी। 15 अगस्त 2021 को प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या करा था, इसको अनाउंस किया था, अच्छे से याद रखना इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। 13 अक्टूबर 2021 को इसको लॉन्च कर दिया गया था, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू ऑल इकोनॉमिक जोन, अच्छे से याद रखना। और इसको सीसीए यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी कि जो इसके लिए पैसा आएगा, जो इसका रूट बनाया गया है कि पैसा कैसे आने वाला है। अब देखिए पैसा भी इसमें कैसे आने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी पैसा, प्लस स्टेट्स खर्च करेंगे और प्लस प्राइवेट पार्टनर भी खर्च करेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये इंडिया को ट्रांसफॉर्म करके रख देगी अगर ये स्कीम अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाती है तो। ये बहुत अच्छे से याद रखना, एकदम ट्रांसफॉर्म करके रख देगी, क्योंकि 100 लाख करोड़ रुपए आप समझ रहे हो ना। इसका मेन एम है कि जो हमारी मिनिस्ट्रीज है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है, उनको एक साथ लाके जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो बहुत अच्छे से कराया, बहुत अच्छे से किया जाए। क्योंकि होता क्या है
आपको भी पता है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये कि मान लो कोई रोड बन गई, फिर याद आता है अरे इसमें तो सीवर लाइन पड़नी है, इसमें तो मतलब गैस कनेक्शन होना है या फिर इंटरनेट के केबल बिछने हैं, तो उसको फिर उखाड़ो। तो जब अगर कोई चीज बन रही है तो सारी जो एजेंसीज हैं, जो मिनिस्ट्रीज उसमें इन्वॉल्व हैं, उनको एक साथ लेके आया जाए और पहले ही प्लानिंग कर लो, जिससे बाद में दिक्कत ना हो। इन चीजों को ध्यान रखना है एकदम। बात करें एम, जो मैंने आपको बता दिया कि क्या होने वाला है, इंटरकनेक्टेड मिनिस्ट्रीज होंगी, जैसे इंडियन रोडवेज, इंडियन रेलवेज, अगर कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा है, इंडियन वाटरवेज, सारे के सारे, जिससे इजी मूवमेंट्स हो सके गुड का, और अल्टीमेटली जो हमारा शिपमेंट टाइम है वो कम हो सके, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। और हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है क्या होगा कि हमारी जीडीपी ग्रोथ करेगी और ज्यादा। और अगर मैं आपसे बात करूं तो मेन क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारे गोल हैं, यानी कि जो हमें 2040 तक जो हमें 2040 तक हमें $20 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बनना है, उसमें मेन हेल्प करे। और इस स्कीम के अंदर क्या है, जैसे गति शक्ति स्कीम चल रही है, तो इसके अंदर और सारे जो प्रोजेक्ट हैं उनको इंटरलिंक किया जाएगा, जैसे कि आपका भारतमाला, सागरमाला, पोर्ट्स हो गए, उड़ान स्कीम मैंने आपको बताई दी। इन सारी स्कीम को क्या एक साथ लेके आके गति शक्ति के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट किया जाएगा। तो ये मेन फंडा है, आप अच्छे से याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगली स्कीम है हमारी इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के बारे में बात करें तो पहले समझो इथेनॉल क्या होता है। तो देखिए इथेनॉल क्या होता है, बायोमास से बनता है। बायोमास जैसे शुगर केन हो गए और आपका कॉर्न हो गए, इन चीजों से बनता है इथेनॉल। जो होता है इथाइल अल्कोहल होता है, जो बेवरेजेस में भी मिलाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा पेट्रोल है, पेट्रोल के अंदर क्या करता है, इथेनॉल ब्लेंड किया जाता है, यानी कि उसमें मिक्स किया जाता है, जिससे कि क्या हो कि हमारा जो इंपोर्ट है, जो इंपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोल अलग देशों से, वो हमारा इंपोर्ट बिल कम होना चाहिए। अल्टीमेट फंडा ये है इसका। तो सेम यहाँ पे क्या है, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, जिसका मेन मकसद क्या है, पेट्रोल के अंदर इसको ब्लेंड किया जाएगा और जो कहां से आता है, जो हमारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स बचाएगा। अल्टीमेटली क्या है, जो हमारा इंपोर्ट है उसको इंपोर्ट को कम करेगा, और जो हमारा एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर जो कार्बन इमिशन कम करना है, उस कार्बन इमिशन को कम करेगा। ये अच्छे से याद रखना, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। अच्छे समझ आ गया कैसे क्या होने वाला है, समझ आ गया कि इथेनॉल पेट्रोल के अंदर, ये सिर्फ पेट्रोल के अंदर मिलाया जा रहा है, इस चीज को भी याद रखना। पेट्रोल के अंदर जैसे कि मान लो आपने 100 लीटर पेट्रोल लिया, 100 लीटर में आपने 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर दी, तो 90 लीटर आपका पेट्रोल लगा और 10 लीटर आपकी क्या हो गई, आपकी इथेनॉल हो गई। तो आपने क्या 10 लीटर पे क्या पैसा बचा लिया, 10 लीटर पेट्रोल आने की आपने क्रूड ऑयल जो है वो कम खरीदा। तो इसके लिए क्या होगा कि आपका इंपोर्ट बिल कम होगा और आपका कार्बन इमिशन कम होंगे। इथेनॉल मिलाने से जो कार्बन इमिशन है वो कम होते हैं। तो क्या अब आपको जो इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल है वो सस्ता मिलेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सस्ता नहीं मिलने वाला, उतने ही रेट पे मिलेगा, लेकिन सरकार का इंपोर्ट कम हो रहा है, ये अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं इसके बारे में, तो अब है आपका सरकार का टारगेट क्या है। तो देखिए सरकार का टारगेट था कि हमें 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर दी है। कितनी करनी है? 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव करनी है 2022 तक। अब होता क्या है, सरकार इसको जून में ही कर लेती है, यानी कि जून 2022 में कर लेती है, 5 महीने पहले 10% को। और पहले टारगेट था कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग 2030 तक अचीव करनी है। जब ये हो गया तो सरकार ने इस टारगेट को रिवाइज कर दिया कि हमें 20% जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है उसको 2025-26 तक कंप्लीट करना है। याद रखिएगा 10% का टारगेट कंप्लीट हो चुका है और 25 जो हमारा 20% का टारगेट है वो 25-26 तक कंप्लीट करना है। और अगर हम ये E20 यानी कि इथेनॉल ब्लेंडिंग जो हमारा 20% वाला अचीव कर लेते हैं तो हम हर साल $4 बिलियन सेव करेंगे। कैन यू इमेजिन इट कि 4 बिलियन, पाकिस्तान 2-2 बिलियन के लोन्स के लिए IMF सऊदी अरेबिया जाता है, उनकी कार चलाते हैं उनके PM, हम $4 बिलियन सिर्फ इसी से बचाएंगे। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। और इससे क्या अल्टीमेटली हमारे कार्बन इमिशन कम होंगे। और सेकंड थिंग ये है कि जब हम शुगर केन और जो कॉर्न है उससे इसको बनाएंगे तो फार्मर की इनकम्स में बढ़ावा होगा, यानी कि फार्मर्स को भी काम मिलेगा। अच्छे से याद रखना इस चीज को। इथेनॉल ब्लेंडिंग किससे रिलेटेड है? और देखिए जो इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला जो ऑयल होता है, जो पेट्रोल होता है, ऑयल तो नहीं होता, पेट्रोल जो होता है उसकी क्या है, उसका जो है ऑक्टेन नंबर हाई होता है। अब ये ऑक्टेन नंबर क्या चीज होती है, तो देखिए ये भी आपको बता देते हैं कि ऑक्टेन नंबर क्या होता है। तो देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑक्टेन नंबर, एक होता है C10 नंबर। एक होता है ऑक्टेन नंबर, एक होता है C10 नंबर। C10 नंबर याद रखिएगा। ऑक्टेन नंबर क्या है कि किसी भी पेट्रोल, किसी भी फ्यूल को जलने की कैपेसिटी को बताता है, वो कितने अच्छे से जल सकता है। जो ऑक्टेन नंबर होता है वो पेट्रोल के अंदर होता है, याद रखिएगा पेट्रोल का होता है, और जो C10 नंबर होता है वो डीजल का होता है।
ये भी याद रखिएगा। तो जो हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला ऑयल है, यानी कि जो हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला ऑयल है वो अच्छे से जल जाता है कंपेयर टू नॉर्मल फ्यूल, क्योंकि उसमें क्या है, जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं वो मैटर कम निकलते हैं, जिससे अल्टीमेटली आपका कार्बन इमिशन कम होता है। आगे अगर बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम बात करें इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के लिए, तो इसमें एग्जम्पशन मिला हुआ किसके लिए, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स के लिए। अच्छे से याद रखना, इस चीज को भी बिल्कुल मत भूल जाना। अगर बात करें इसकी, तो पहले क्या होता था, यानी कि पहले था 5% का था, 2006 मतलब 2003 और 2006 में इसको 3 में मेनली लॉन्च किया गया था, लेकिन बहुत सारे हर्डल्स आए क्योंकि किसानों के प्रोटेस्ट थे और बहुत सारी चीजें थी। उसके बाद में धीरे धीरे चली। मेन अल्टीमेट गोल ये था कि 2022 में जून में इसको क्या हुआ था, जून में इसको क्या कर दिया था, 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग हमने अचीव कर ली। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट अब 20% का है, तो इस चीज को भी याद रखना। अगला है हमारा किसान रेल। किसान रेल स्कीम। अब किसान रेल स्कीम क्या नाम से क्लियर हो रहा हो, किसान रेल यानी किसानों से रिलेटेड। तो इसके अंदर क्या होगा, जो किसानों के फूड है यानी जो किसानों का सामान है उसको क्या है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाएगा बाय द थ्रू द रेल। अब लेके क्यों जाया जाएगा, वो नॉर्मल नहीं जा रहे थे क्या, तो देखिए नॉर्मल जा रहे थे तो उससे क्या होता था, टाइम ज्यादा लगता था, क्योंकि ओनली किसानों के तो जा नहीं रहे, उसमें तो बहुत सारा सामान जाता था। तो उनके जो सामान होता था, जो पेरिसेबल गुड्स होते थे, वो क्या हो जाते, बेकार हो जाते थे, यानी कि सड़ जाते थे, सब बेकार हो गए, तो उनको जो पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता था। इसी के लिए एक डेडिकेटेड किसान रेल चलाई गई, जिसमें जो जहां सरप्लस यानी कि जहां कोई चीज सरप्लस, यानी कि मान लो कि नासिक में प्याज बहुत हो रही है, दिल्ली में कम है, तो वहां से यहां तक लेके आया जाएगा, जिससे कि जो किसान है उनको उनका अफोर्डेबल और जो जेन्युइन प्राइस है वो मिल सके। तो यह है किसान रेल, जिसके अंदर क्या होगा, रेफ्रिजरेटेड कोच होंगे जो उनके सामान को अच्छे से रखेंगे। अब मेन चीज तो देखा, अगर बात करें फर्स्ट किसान रेल की, तो महाराज देवलाली से कहां, दानापुर बिहार के लिए चलाई गई थी पहली, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। और मेन मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा फंडा क्या है, रेफ्रिजरेटेड कोच होंगे। इसके अंदर क्या, जो पेरिसेबल गुड्स हैं, पेरिसेबल गुड्स वो होते हैं कि जिनको बिलो 40 डिग्री सेल्सियस पे रखना होता है आपको। अगर इससे ऊपर टेम्परेचर गया तो आपका जो सामान है खराब हो जाएगा, जिसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, आपकी मीट आती है, पोल्ट्री हो गए, बहुत सारी चीजें, मीट, पोल्ट्री, फिश, सारी चीजें आती हैं, इसको याद रखना। जो सरप्लस रीजन है वहां से क्या है, जहां पे कंजप्शन, जहां पे क्या डेफिसिएंट है, वहां पे लेके जाया जाएगा। इस चीज को भी याद रखिएगा, जिससे क्या है, डैमेज कम से कम हो और उनको जो एक नॉर्मल एक जेन्युइन प्राइस मिलना चाहिए उस प्राइस को ले सकें। मेन चीज ये है। और क्या है, इससे क्या होगा कि जब उनको, जो किसान है, जो फार्मर्स हैं, उनको अपनी अगर फसल का अच्छा प्राइस मिलेगा जो मिलना चाहिए, तो उनकी जो इनकम्स है उनको भी बढ़ाया जा सकता है, और जिससे कि टारगेट है सरकार का कि फार्मर्स की इनकम्स को डबल करना है। तो ये भी याद रखिएगा। अगर बात करूं मैं आपसे, जो पीएम किसान रेल है उसने कितना 7.9 लाख टन पेरिसेबल गुड्स को क्या करा, आपका ट्रांसपोर्ट करा है 7 अगस्त 2020 से लेके जनवरी 2023 तक। अब याद रखिएगा, डेट पूछी नहीं जाएगी, अगर पूछी जाए तो कब, 7 अगस्त 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। आप समझ रहे हो, 7.9 यानी कि ऑलमोस्ट 8 लाख टन पेरिसेबल गुड्स को इसमें ट्रांसपोर्ट किया जा चुका है, ठीक है। तो ये इसका पूरा का पूरा क्रक्स था पीएम किसान रेल। ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, बस किसके लिए और किससे रिलेटेड है, बस आपको मेन मुद्दा ये याद रखना है। अगली स्कीम है मिशन कर्मयोगी। अगर मिशन कर्मयोगी, जैसा कि आपको पता है कि कर्म करो अपना, तो कुछ ऐसा है ना काम से रिलेटेड, तो हाँ जी, जो हमारे सिविल सर्विसेज हैं, जो हमारे देश के सिविल सर्वेंट हैं, उनको क्या है कि फ्यूचर रेडी बनाया जा रहा है। जो पब्लिक की डिमांड है उसके हिसाब से पब्लिक ओरिएंटेड बनाया जा रहा है, जिसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और इंटीग्रेटेड यानी कि जो मतलब ऑनलाइन जो मोड है यानी कि उनसे जोड़ा जाएगा। और जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं, आपको पता है कहीं ना कहीं एक गैप रह जाता है एक कॉमन पीपल और सिविल सर्वेंट्स के बीच में, तो उस गैप को ब्रिज करने के लिए, कम करने के लिए इसको लेके आया जा रहा है, जिससे कि वो ज्यादा पीपल सेंट्रिक बन सके। और जो हमारा रूल वास ऑर्डर चला आ रहा है, यानी कि रूल्स के हिसाब से ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो देखिए रूल बेस को हटा के रोल बेस मॉडल पे अपना बात करी जा रही है। यानी कि आपका रोल क्या, उस पर ध्यान दो, रूल क्या कह रहा है वो एक बार को आप बाद में देख सकते हो, लेकिन आपका रोल क्या है कि अल्टीमेट आपका काम है कि सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करना है, तो इसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसी को बोलते हैं मिशन कर्मयोगी। अब इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, मिशन कर्मयोगी या फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, NPCSCB। अच्छे से याद रखना, क्या करा जाएगा, फ्यूचर रेडी सर्विस विद द राइट एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज अलाइन टू द विजन ऑफ द न्यू इंडिया, ठीक है। आई गोट क्या है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से इनको सबको क्या है मॉनिटर करा जाएगा, सबको ट्रेनिंग्स मिली जाएगी। इसके अंदर 46 लाख सिविल सर्वेंट्स को, जो एम्प्लॉई हैं, उनको क्या है ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छे से याद रखना। अगर बात करें इसकी, जो प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसके अंदर सीधे गवर्न होंगे ये, और इसमें बहुत सारी जो DOPT यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है वो भी इसमें मेन लीड होगा। बाकी जो सीधा कोऑर्डिनेशन होगा वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर होगा। अच्छे से याद रखना।
2 सितंबर 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। अच्छे से याद रखना इस चीज को भी, डेट याद रखना, बिल्कुल मत भूलना। ये देखिए आप यहां पे देख सकते हो क्या होगा, शिफ्ट फ्रॉम रूल टू रोल, यानी कि जो रूल चला आ रहा है, यानी कि ऐसे करके ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, आपको रोल मॉडल बनना है, यानी कि रोल के हिसाब से अपने काम करना है, जिस जगह की जैसी रिक्वायरमेंट वैसा काम करिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें आई गॉट, यानी कि ये क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, मेड इन इंडिया, ऑफर करेगा सर्विसेज अराउंड द लर्निंग, कैरियर मैनेजमेंट, पॉलिसी फ्रेमवर्क, एचआर मैनेजमेंट, आपको पता है ये सब बोल बच्चे ने, ऐसे ही आप चलता रहेगा। मेन चीज बस याद रखिए। अगला अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखिए ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा, मिशन कर्मयोगी। तो देखिए ये यहां तक क्या था, हमारी जो मेन स्कीम थी वो सारी की सारी कवर हो चुकी हैं, और आपका इस वीडियो के बारे में जो आपको पढ़ाया गया है पूरा, जो भी फीडबैक है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें, अच्छा बुरा या आपको जो भी लगता है कि जो भी इसमें चेंजेस करने चाहिए या कोई गलतियां भी है तो आप वो बिल्कुल पॉइंट आउट कर सकते हो और हमें बता सकते हो। हम आगे से पक्का उनको सुधार करके लेके आएंगे, और आपको जो भी नए टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हो। तो चलिए आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।